Hello everyone. Today we are going to cover topic canning, which is a preserving method. It is generally used in the preservation of fruits and vegetables. Okay, so what is canning? Canning is a method of preserving food from spoilage by storing it in containers that are hermetically sealed and then sterilized by heat. So canning एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फूड को फिल करते हैं कैन में या फिर कंटेनर में और उसके बाद उसको हर्मेटिकली सील्ड कर देते हैं। हर्मेटिकली सील्ड मतलब है कि उसको एयर टाइट कंटेनर में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको सील करके, और उसके बाद उसको हीट करते हैं या फिर स्टरलाइज्ड करते हैं हीट की हेल्प से। स्टरलाइज्ड एक ऐसी कंडीशन है जिसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोब्स हो जाता है, मतलब एक भी माइक्रोब्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को फ्रेंच साइंटिस्ट निकोलस अपार्ट ने इन्वेंट किया था, इसीलिए इसको एपर्टाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसको निकोलस अपार्ट ने 1809 में इन्वेंट किया था। ये उनने इन्वेंट किया था तब जब फ्रांस गवर्नमेंट, जब वार के टाइम वार हो रहे थे उस टाइम पे, तो वार के टाइम में फ्रांस गवर्नमेंट डिमांड कर रही थी कि किसी के पास कोई ऐसी टेक्निक हो जिससे कि फूड को प्रिजर्व किया जा सके आर्मी और नेवी के लिए। तब इनने ये प्रोसेस इन्वेंट की थी। 1804 में इस वर्ड को ला दिया गया था, टर्म को, लेकिन इसका जो इन्वेंशन है ये 1809 में हुआ। ठीक है, ये एक हार्डल टेक्नोलॉजी है। हार्डल टेक्नोलॉजी क्या होता है? अब हार्डल टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है जिसमें हम कई सारी टेक्नोलॉजी को मिक्स करके यूज़ करते हैं, मतलब 2-3 टेक्नोलॉजी जैसे हीटिंग, कूलिंग हो गया, ये सारी टेक्नोलॉजीज़ को मिला के जब हम किसी मेथड में यूज़ करते हैं तो उसको हम हर्डल टेक्नोलॉजी बोलते हैं। It is a hurdle technology and it has mainly 3 steps. First one is processing. Processing जो है ये हम 2 ways में कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है ओपन वेसल एंड सेकंड मेथड है ऑटोक्लेविंग। सो ओपन वेसल में क्या होता है, हम किसी भी ओपन वेसल में कैंस को या फिर किसी फूड को रखते हैं और 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 20 मिनट के लिए हीट करते हैं। ठीक है, और जो सेकंड मेथड है ऑटोक्लेव मेथड, इसमें ऑटोक्लेव मशीन होती है एक, उसमें हम रखते हैं 121 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं 15 मिनट्स के लिए, और उसका जो प्रेशर है वो हम 15 psi पे मेंटेन करते हैं। ठीक है, फिर प्रोसेसिंग के बाद सेकंड स्टेप जो है वो है कूलिंग। कूलिंग में क्या होता है, जब हम प्रोसेसिंग में हीट किया, प्रोसेसिंग में पूरा हमने हीट किया है प्रोडक्ट को, जब हीट किया उसके बाद उसको सडन कूल करना है, तो कूलिंग में हम उसको थर्मल शॉक देते हैं। थर्मल शॉक मतलब है कि हम इमीडिएटली रनिंग वाटर में उसको रख देते हैं। ठीक है, रनिंग वाटर में इमीडिएटली रख देते हैं, इससे कूलिंग हो जाती है और देन इसको हम स्टोर करते हैं रूम टेम्परेचर पे। ओके, अब है नेक्स्ट है स्टेप्स इन कैनिंग प्रोसेस। सो ये जो कैनिंग प्रोसेस है इसको अगर हम डिटेल में डिस्कस करें तो इसमें ये फॉलोइंग स्टेप्स हैं। सो फर्स्ट स्टेप है सॉर्टनिंग एंड ग्रेडिंग। सॉर्टनिंग एंड ग्रेडिंग से हम समझ सकते हैं कि हमें फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल जिसका भी हम कैनिंग करने वाले हैं उनको छांटना है कि कौन सा परफेक्ट रहेगा, कौन सा अच्छा रहेगा प्रोसेसिंग में यूज़ करने के लिए। ठीक है, सो कैनिंग प्रोसेस में फ्रूट्स और वेजिटेबल जो है वो हम फ्रेश होने चाहिए, फ्रेश लेते हैं, राइप लेते हैं, मतलब पके हुए होने चाहिए, स्मूथ होने चाहिए, सॉफ्ट होने चाहिए, और इसमें कोई माल फॉर्मेशन, इंसेक्ट डैमेज और ब्लेमिसेस नहीं होने चाहिए, ना ख़राब नहीं होने चाहिए ये फ्रूट्स। ठीक है, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू देयर साइज़ एंड कलर। सो जब हम कैनिंग प्रोसेस के लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को हमने छांट लिया कि कौन सा बेस्ट है, उसके बाद हम उनका साइज़ और कलर भी देखते हैं। ठीक है, अब या तो ये हैंड से भी किया जा सकता है कि हाथों से कर ले मैनुअली, और या फिर इनको मशीन्स की हेल्प से भी कर सकते हैं, ग्रेडिंग मशीन्स जो कि मैकेनिकल ग्रेडर्स यूज़ होते हैं, जैसे कि स्क्रीन ग्रेडर्स, रोलर ग्रेडर्स, रोप और केबल ग्रेडर्स, ये यूज़ होते हैं ग्रेडिंग के लिए। ओके, सो इसमें जो स्क्रीन ग्रेडर्स हैं ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। मोस्टली यूज्ड जो ग्रेडर्स हैं वो है स्क्रीन ग्रेडर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सॉर्टनिंग एंड ग्रेडिंग के बाद ये नेक्स्ट स्टेप में जाता है जो कि है वॉशिंग। वॉशिंग में जो ग्रेडेड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उनको वाटर से डिफरेंट वेज में वॉश किया जाता है, जैसे कि सोप करके कर सकते हैं, या फिर एडिटेटिंग इन वाटर, वाटर में उनको सब मिक्स करके कर सकते हैं, और हॉट और कोल्ड वाटर से भी कर सकते हैं, स्प्रे से कर सकते हैं, है ना। जैसे हम लोगों ने देखा है जो
ठेले में जो फ्रूट्स लेके घूमते हैं वो वॉश कैसे करते हैं, वाटर को स्प्रे करते हैं वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, ताकि उनमें शाइननेस बनी रहे और वो फ्रेश रहें, है ना। तो इसीलिए वॉशिंग में क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से वाटर को स्प्रे करके या फिर वाटर में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को एजिटेट करके मिक्स करके हम इनको वॉश कर लेते हैं। ठीक है, जो वेजिटेबल्स हैं इनको डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट में सोक्ड करते हैं ताकि वो डिसइंफेक्ट हो जाए, मतलब उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो वेजिटेबल्स में, इसलिए इसको सिर्फ वेजिटेबल्स को, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन में सोक्ड करते हैं। ठीक है, और इसमें जो स्प्रे वॉशिंग है ना, ये एफिशिएंटली यूज्ड मेथड है, मोस्ट एफिशिएंट मेथड है इसमें स्प्रे वॉशिंग। ठीक है, देन नेक्स्ट है पीलिंग, कोरिंग और पिटिंग। पीलिंग को हम हैंड, मशीन, हीट ट्रीटमेंट या फिर लाई सॉल्यूशन से भी कर सकते हैं। इसके 3-4 मेथड्स हैं, इन चारों मेथड से हम इनको कर सकते हैं जो भी हमें सूटेबल लगे। ठीक है, जो पीलिंग बाय हीट है, तो हीट में क्या करते हैं, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 10 to 60 सेकेंड के लिए वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट को हम हीट देते हैं, तो इससे पीलिंग हो जाती है। या फिर हम लाई पीलिंग सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं। तो लाई पीलिंग में क्या होता है, हम फ्रूट्स को डिप कर देते हैं, मतलब फ्रूट्स को बॉइलिंग कास्टिक सोडा में, जिसको हम लाई सॉल्यूशन भी बोलते हैं। कास्टिक सोडा को बॉयल करते हैं, उसको लाई सॉल्यूशन बोलते हैं। इसमें हम इसकी 1 to 2% स्ट्रेंथ यूज़ करते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, 30 to 2 सेकेंड्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप है ब्लांचिंग। सो सबसे पहले क्या किया हमने वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को सॉर्टिंग, ग्रेडिंग किया, जो बेस्ट है उसको छांट लिया कि हाँ इसको प्रोसेसिंग में यूज़ करना है। उसके बाद उनको वॉश किया, देन उसको पील किया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है अपना ब्लांचिंग। सो ब्लांचिंग में हम क्या कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का बॉइलिंग वाटर के साथ। ठीक है, और फिर उसको कूल कर रहे हैं सडन। ठीक है, तो ब्लांचिंग प्रोसेस क्या होती है, ब्लांचिंग जनरली हम यूज़ करते हैं इन एंजाइम्स को इनएक्टिवेट करने के लिए। ठीक है, एंजाइम्स इनएक्टिवेट हो जाएंगे तो उनकी वो जो अपने आप उसकी जो प्रोसेस है माइक्रोबियल कंटेमिनेशन की, या फिर जो भी वो अंदर से ख़राब होते जाते हैं और मैच्योर होते जाते हैं, वो वाली प्रोसेस रुक जाती है। एंजाइम्स की वजह से ही ये पकते हैं ना फ्रूट्स, उनको रोकने के लिए ब्लांचिंग यूज़ करते हैं। तो ब्लांचिंग जो है ये हम बॉइलिंग वाटर में करते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और उसके बाद इसको सीधे कूल कर देते हैं। इसका ब्लांचिंग का जो टेम्परेचर है ये है 82 डिग्री सेल्सियस, और इसको हम 3 मिनट्स के लिए करते हैं। ठीक है, और इसमें जो ये जैसे ये यहाँ लिखा हुआ है, कैटलेज और पेरोक्सीडेज एंजाइम्स को ये इनएक्टिवेट कर देता है। इन स्मॉल कैनरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डिप्ड इन हॉट वाटर फॉर 2 to 5 मिनट, देन डिप्ड इन कोल्ड वाटर ड्यू टू स्किन लूजेंस। ठीक है, जो स्मॉल कैनरी होती हैं उसमें 2 to 5 मिनट्स के लिए हॉट वाटर में इसको डिप करते हैं, ताकि जो और उसके बाद उसको कोल्ड वाटर में डिप कर देते हैं ताकि जो स्किन है लूज़ हो जाए। ठीक है, देन ब्लांचिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप है कैन फिलिंग। कैन्स आर वॉश्ड विद जेट्स ऑफ कंप्रेस्ड एयर और वाटर और स्ट्रीम। तो कैन को हम प्रेशर वाटर के साथ, मतलब कि स्प्रे करते हुए उसको हम वॉश करते हैं कैन्स को। सबसे पहले कंप्रेस्ड एयर के साथ कि वाटर या स्टीम के साथ वॉश करते हैं। उसके बाद कैन्स को ऑटोमेटिक फिल करते हैं मशीन से या फिर हैंड से। अब या तो हम मशीन से फिल कर सकते हैं या फिर हैंड से मैनुअली कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो जनरली कैन्स को ना 55% फिल करते हैं और 45% जो है वो खाली रखते हैं। तो अगर 200 ग्राम कैन में 200 ग्राम की कैन है अगर, तो उसमें ओनली 110 ग्राम हम फिल करेंगे फ्रूट से और उसके बाकी छोड़ देंगे, मतलब 55% ही फिल करेंगे, 45% का एरिया जो है वो हम छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद कैन फिलिंग के बाद सिरपिंग और ब्राइनिंग होता है। अब जो हमने 45% जो जगह छोड़ी है, 55% तो हमने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो भी पैक कर रहे हैं उसको फिल कर दिया। अब जो 45% जगह छोड़ी है उसमें हम सिरपिंग एंड ब्राइनिंग फिल करते हैं। तो जो कैन्स हैं उनको शुगर सिरप या फिर ब्राइन सिरप के साथ फिल करते हैं। शुगर सिरप जो है वो हम फ्रूट्स में यूज़ करते हैं, और जो ब्राइन है, हॉट ब्राइन, वो हम वेजिटेबल्स में यूज़ करते हैं। तो ये यूज़ सिरपिंग और ब्राइनिंग करते क्यों है, क्योंकि सिरपिंग और ब्राइनिंग जो है ये एक हीट कंडक्टर का काम करता है, कैटेलाइज करता है। ठीक है, सिरप
और ब्राइन जो है ये हम 79 to 82 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में ऐड करते हैं और उसके बाद भी ना हेड स्पेस थोड़ा सा छोड़ देते हैं। ये सिरप और ब्राइन फिल करने के बाद थोड़ा सा हेड स्पेस छोड़ते हैं जो कि है 0.32 से 0.47 सेंटीमीटर हेड स्पेस हम लेफ़्ट कर देते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि सिरपिंग और ब्राइनिंग जो है ये है क्या, है ना। तो सिरप जो है ये शुगर सिरप है और ब्राइन मतलब सॉल्ट सिरप। ठीक है, तो सिरप जनरली ये तो फ्रूट्स में यूज़ हो रहा है, ब्राइन जो है ये वेजिटेबल्स में यूज़ हो रहा है इसको। तो सिरपिंग और ब्राइनिंग क्या है? सिरपिंग और ब्राइनिंग का जो आइडिया है ये हिरिस्ट और एडम मतलब स्पेलिंग बता देती हूँ, HIRST और एडम ADAM, इनने इसका आइडिया दिया था सिरपिंग और ब्राइनिंग का। ठीक है, तो ये सिरपिंग जो है ये बीट रूट में की भी यूज़ करते हैं और केन शुगर की भी यूज़ करते हैं। मतलब जो शुगर है ये बीट रूट की भी हो सकती है और केन शुगर की भी हो सकती है। ठीक है, शुगर का कंसनट्रेशन है ये हम रिफ्रैक्टोमीटर से मेज़र कर लेते हैं और जो ब्राइन सिरप है ये हम इसमें सॉल्ट यूज़ करते हैं। तो इसका सॉल्ट जो है ये हम सेलोमीटर या फिर बॉम हाइड्रोमीटर, ये इसके वो हैं इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे हम इनका सॉल्ट का कंसनट्रेशन चेक करते हैं। ठीक है, तो ये हम बाउम हाइड्रोमीटर या फिर सेलोमीटर से कंसनट्रेशन को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सिरपिंग एंड ब्राइनिंग करने के बाद अब हम वापस कैनिंग पे आ जाते हैं। सो कैनिंग में हमने ब्लांचिंग के बाद कैन फिलिंग करने के बाद हमने सिरपिंग एंड ब्राइनिंग की। उसके बाद हमें अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो है लिडिंग एंड क्लिंचिंग। ठीक है, तो अब लिडिंग एंड क्लिंचिंग में कैन्स आफ्टर बीइंग फिल्ड कवर्ड लूजली विथ लिड एंड पास थ्रू एग्जॉस्टिंग बॉक्स। कैन को लूजली लिड से ढक देते हैं, जो कैन्स हैं उनको लूजली लिड से ढक देंगे और उसके बाद उसको एग्जॉस्टिंग बॉक्स से पास कराएंगे। एग्जॉस्ट क्लिंचिंग मतलब ये है कि मॉडर्नाइज्ड हो गया है। लिड पहले लगाई जाती थी, अब मॉडर्नाइज्ड वे में जो पार्शियली सीम्ड करते हैं वो हो गया है, अब उसको हम कहने लगे हैं क्लिंचिंग। ठीक है, तो ये डबल सीमर की हेल्प से होती है। फिर इसमें लिडिंग एंड क्लिंचिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एग्जॉस्टिंग, जो कि सीलिंग से पहले होती है। अब लिडिंग एंड क्लिंचिंग करने के बाद हम इसको एग्जॉस्टिंग करते हैं इसकी। तो एग्जॉस्टिंग जो है बहुत नेसेसरी है कि हम सारी जो एयर है कंटेंट में जितनी भी एयर है उसको एग्जॉस्ट कर दें, ये बहुत ज़रूरी है सील करने से पहले। ठीक है, तो कंटेनर जो है इसको हीट ट्रीटमेंट से एग्जॉस्ट किया जा सकता है या फिर मैकेनिकल से। तो एग्जॉस्टिंग भी 2 टाइप्स की आएगी। ठीक है, एक लॉन्ग टाइम एग्जॉस्टिंग है, एक शॉर्ट टाइम एग्जॉस्टिंग है। लॉन्ग टाइम एग्जॉस्टिंग में 82 to 87 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 25 to 30 मिनट के लिए हीट करते हैं और शॉर्ट टाइम एग्जॉस्टिंग में 90 to 95 डिग्री सेल्सियस पे 7 to 10 मिनट के लिए हीट करते हैं। ठीक है, तो ये हीट ट्रीटमेंट, ये वाला हीट ट्रीटमेंट देके ये 2 टाइप्स का शॉर्ट टाइम या लॉन्ग टाइम करके हम एग्जॉस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, देन लास्ट स्टेप है इसका सीलिंग। अब जब इस एग्जॉस्टिंग हो गई है, सारा उसका एयर कंटेंट निकल गया है, उसके बाद कैंस को डबल सीमर्स की हेल्प से सील कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसको स्टोर कर सकते हैं रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि कैनिंग प्रोसेस ही ये है ताकि हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को लंबे टाइम के लिए प्रिजर्व कर सकें, उसकी सेल्फ लाइफ इंक्रीज़ कर सकें, है ना। सो ये हो गई अपनी प्रोसेस। अब इसके बाद कंटेनर पैकेजिंग। अब जो कैंस हैं, अभी तो हमने प्रोसेस पढ़ी कि कैनिंग क्या है। ठीक है, अब कैंस जो हैं वो कितने टाइप्स के हैं, कैसी कैंस यूज़ कर रहे हैं हम उसमें। ठीक है, तो जो कैंस हैं जनरली 4 टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स के कंटेनर हम यूज़ करते हैं कैनिंग में। ठीक है, सो फर्स्ट है टाइप एल। टाइप एल जो है ये लो मेटलॉइड स्टील है। लो मेटलॉइड स्टील का मतलब है कि इसमें मेटल जो है स्टील के कंपैरिजन में कम है, मतलब कि स्टील जो है उसका अमाउंट ज़्यादा है मेटल से इसमें, टाइप एल में। ओके, और ये जनरली एसिडिक फूड को पैक करने में यूज़ होता है। देन नेक्स्ट है टाइप एम आर। एम आर जो है ये भी सिमिलर टू एल है। ठीक है, एल जैसा ही है ये, लेकिन ये लेस रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब जितना ज़्यादा वो रेस्ट्रिक्टेड है टाइप एल उतना ये नहीं है। टाइप एम आर जो है ये इतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, पर इसमें जो है माइल्ड एसिडिक फूड पैक्ड होते हैं। ठीक है, तो जो टाइप एल है उसमें एसिडिक फूड पैक्ड हो रहे हैं और जो टाइप एम आर है इसमें माइल्ड एसिडिक फूड को पैक किया जा रहा है। ओके, देन अपना नेक्स्ट है टाइप एम सी। टाइप एम सी में लो एसिडिक फूड प्रोडक्ट को हम पैक करते हैं या फिर ड्राई प्रोडक्ट्स को। ठीक है, लो एसिडिक फूड जो बिल्कुल लो है या फिर ड्राई है। उसके बाद जो लास्ट है वो है टाइप एम, जो कि एम सी जैसा ही है, टाइप एम सी जैसा ही है वो,
पर ये हॉट रोल होता है, मतलब कि जो टिन है उसको बिल्कुल हॉट ही रोल कर दिया जाता है, एकदम गरम गरम ही रोल कर देते हैं। ठीक है, तो ये हॉट रोल होता है टाइप एम। तो ये 4 टाइप्स के कंटेनर पैकेजिंग है जो कि कैनिंग में यूज़ होती है। ठीक है, देन नेक्स्ट है लैकरिंग। अब लैकरिंग क्या होता है? लैकरिंग जो है ये कोटिंग मटेरियल है कैन का। ठीक है, कोटिंग मटेरियल जो होता है ना, अब जैसे टिन है, हमने टिन ले लिया, उससे कैन बना दिया, लेकिन अब उसके अंदर हम कुछ तो कोट करेंगे ताकि जो मटेरियल है वो ख़राब ना हो। तो ये जो मटेरियल होता है जो हम अंदर यूज़ कर रहे हैं उसको हम लैकर बोलते हैं। ठीक है, और जो थिकनेस होती है कोटिंग की वो 0.00025 सेंटीमीटर, मतलब इतना थिक होता है ये इसका जो लैकर है। ओके, ये जो अपना ये है लैकरिंग जो है ये भी 2 टाइप्स की होती है। एक है एसिड रेजिस्टेंट और सेकंड है सल्फ़र रेजिस्टेंट। तो एसिड रेजिस्टेंस जो है ये गोल्डन कलर इनेमल है जिसको हम AR इनेबल या फिर R इनेबल कैंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, या तो हम इनको AR इनेबल कहते हैं या फिर R इनेबल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जो एसिड रेजिस्टेंस है ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, इसमें फ्रूट्स पैक्ड होते हैं 2 टाइप्स के। ठीक, तो क्या है इसमें डिफरेंस? जो फर्स्ट है इसमें कलरिंग मैटर, जिन फ्रूट्स के कलर इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, जैसे कि लीच, पाइनएप्पल, एप्रिकॉट, इनके जो कलर्स हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब जब अगर हम इसको डालते हैं किसी में तो ये घुलते नहीं हैं वाटर में अगर डालते हैं तो घुलते नहीं हैं इनके कलर। ऐसे फ्रूट्स को हम प्लेन कैन में पैक कर देते हैं। ठीक है, सिंपल प्लेन कैन में पैक कर देते हैं। लेकिन जो सेकंड वन है, अगर जो फ्रूट्स हैं उनका अगर जो कलरिंग मैटर है वो अगर सॉल्यूबल है वाटर में, तो ऐसे फ्रूट्स को हम लेकर्ड कैन में पैक करते हैं। ठीक है, तो ये 2 टाइप्स के हो गए। देन जो सेकंड है वो है सल्फ़र रेजिस्टेंट। सल्फ़र रेजिस्टेंस को हम C इनेमल या फिर SR इनेमल के नाम से भी कहते हैं, और ये भी गोल्डन कलर की ही इनेमल है। ठीक है, और ये जनरली नॉन एसिडिक फ्रूट्स में या फिर वेजिटेबल्स इसमें पैक होती हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है पी, कॉर्न, बीन, सी फूड, ये सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है वो इसमें हम सल्फ़र रेजिस्टेंट में पैक करते हैं। तो लैकरिंग मतलब समझ में आ गया, ये कोटिंग मटेरियल होता है जिसकी थिकनेस होती है 0.00025 सेंटीमीटर, और ये 2 टाइप्स का है, एसिड रेजिस्टेंट और सल्फ़र रेजिस्टेंट। तो जो एसिड रेजिस्टेंट है ये यूज़ हो रहा है फ्रूट्स की पैकेजिंग के लिए, और सल्फ़र रेजिस्टेंट है ये वेजिटेबल्स और नॉन एसिडिक फूड की पैकेजिंग के लिए यूज़ हो रहा है ये। ठीक है, देन नेक्स्ट है अपना स्पॉइलेज ऑफ केन्ड फूड। अब हमारी पैकेजिंग हो गई, अब क्या क्या स्पॉइलेज हो सकता है किसी कैन फूड में। ठीक है, तो स्पॉइलेज जो है ये 3 टाइप से हो सकता है, या तो केमिकल स्पॉइलेज हो सकता है, या फिर माइक्रोबियल, या फिर फिजिकल स्पॉइलेज। ठीक है, सो केमिकल स्पॉइलेज हो सकते हैं। तो फर्स्ट है हाइड्रोजन सोर। हाइड्रोजन सोर में क्या होता है, जो एसिडिटी है फूड की जो कि कैंस में फिल है वो इंक्रीज़ हो जाती है इम्प्रॉपर टिनिंग की वजह से, या फिर टेम्परेचर की वजह से जो कि हम स्टोरेज के दौरान यूज़ कर रहे हैं। मतलब स्टोरेज के टाइम पे अगर हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में स्टोर कर रहे हैं उसकी वजह से, या फिर अगर टिनिंग जो है कैन की वो अच्छे से नहीं हुई है उसकी वजह से एसिडिटी इंक्रीज़ हो जाती है उसके अंदर। ठीक है, और ये तब भी हो सकता है जब फूड में या फिर जो भी उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं उसमें अगर सॉल्यूबल सल्फ़र और फॉस्फोरस कंपाउंड अगर प्रेजेंट है, तब भी हाइड्रोजन सोर हो सकता है। ठीक है, और हाइड्रोजन सोर जो है ये जनरली फूड में जो एसिड प्रेजेंट है उसकी वजह से ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना हाइड्रोजन सोर। देन नेक्स्ट है फ्लैट सोर। फ्लैट सोर जो है ये नॉन एसिडिक फूड में मिलता है ज़्यादातर देखने को, और ये अंडर स्टरलाइजेशन की वजह से होता है। अगर प्रॉपर स्टरलाइज नहीं किया गया है फूड को तब फ्लैट सोर हो सकता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है अपना माइक्रोबियल स्पॉइलेज। अब माइक्रोबियल स्पॉइलेज जो है वो कैसे हो सकता है? थर्मोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं, है ना, थर्मोफिलिक माइक्रोब्स होते हैं। थर्मोफिलिक मतलब है जो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे जो सर्वाइव करते हैं उन बैक्टीरिया को कहते हैं थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो फर्स्ट है सल्फर स्टिंकर स्पॉइलेज। ये थर्मोफिलिक एनारोब्स की वजह से होता है। एनारोब्स मतलब होता है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के बिना भी खुद को सर्वाइव कर लेते हैं। ठीक है, इनको ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है। जैसे कि हो गया डी सल्फेक्टो मैक्यूलम रिग्रिफिकेंस,
ठीक है। तो सल्फर स्टिंकर स्पॉयलेज जो है ये इसी माइक्रोब की वजह से होता है, जो कि हाइड्रोजन सल्फाइड को प्रोड्यूस कर देता है फूड में, ठीक है। तो इसकी वजह से सल्फर स्टिंकर स्पॉयलेज हो जाता है। और थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म ऑब्जर्व्ड इन लो एसिडिक फूड, जो थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म है ये ज़्यादातर लो एसिडिक फूड में ऑब्जर्व किए जाते हैं, और ये ब्लैकनिंग, ब्लैक, ग्रे एंड ओडर ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रोड्यूस करते हैं फूड में, जिसको हम ब्लैक सल्फाइड भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो क्लोस्ट्रीडियम थर्मोसेक्रोलिटिकम है, ये भी थर्मोफिलिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है, और ये भी स्पॉयलेज कॉज करता है फूड में, ये कैंड फूड में, ठीक है। तो ये थर्मोफिलिक के हो गए। फर्स्ट हैगा सल्फर स्टिंकर स्पॉयलेज और सेकंड है क्लोस्ट्रीडियम थर्मोसेक्रोलिटिकम। तो ये हमें इनके बैक्टीरियाज के नाम याद होने चाहिए, ताकि हमें पता रहे कि कौन से थर्मोफिलिक बैक्टीरिया की वजह से माइक्रोबियल स्पॉयलेज होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है मीजोफिलिक ऑर्गेनिज्म। अब मीजोफिलिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है जो कि रूम टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं, ठीक है। थर्मोफिलिक मतलब हाई टेम्परेचर पे, और मीजोफिलिक मतलब जो रूम टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं। तो इसमें 2 टाइप्स में है, एनारोबिक माइक्रोब्स और एरोबिक ऑर्गेनिज्म। तो जो एनारोबिक है मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस के बिना भी सर्वाइव कर लेते हैं, इसमें आ जाता है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकम और क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। ये जो दोनों हैं ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम प्रोटियोलाइटिक माइक्रोब्स हैं, जो कि प्रोटीन को डिकम्पोज करते हैं और हाइड्रोजन सल्फाइड अमोनिया को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और CO2 को भी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को भी प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से जो कैन है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। देन नेक्स्ट है एरोबिक ऑर्गेनिज्म। ये है बैसिलियस सब्टिलिस और बैसिलियस पॉलीमाइना। तो इन दोनों की वजह से भी स्पॉयलेज हो जाता है कैन्ड फूड में। देन है नेक्स्ट स्पॉयलेज बाय नॉन स्पोर फॉर्मर्स। नॉन स्पोर फॉर्मर्स जो माइक्रोब्स होते हैं, जैसे कि स्यूडोमोनास, माइक्रोकोकस, प्रोटियस स्पीसीज, ये थर्मोड्यूरिक होते हैं, विच कैन कॉज लीकेज। थर्मोड्यूरिक मतलब जो कि बहुत हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। तो ये लीकेज कॉज कर सकते हैं, ठीक। ये हो गए अपने माइक्रोबियल स्पॉयलेज। अब है फिजिकल स्पॉयलेज। फिजिकल स्पॉयलेज जो है, इसमें फर्स्ट है स्वेलिंग ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड अदर गैसेस टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय बैसिलियस। स्वेलिंग कैसे हो जाती है, जो बैसिलियस स्पीसीज है, मतलब क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम इसका एग्जाम्पल है, अगर उसकी वजह से गैसेस या फिर टॉक्सिक गैसेस हैं, और जो या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हो जाता है, अगर उसकी वजह से स्वेलिंग आ जाती है, तो ये स्वेलिंग हो गया। देन नेक्स्ट है हाइड्रोजन सेल हो जाता है एसिड की वजह से। फूड में जो एसिड प्रेजेंट, जैसे हाइड्रोजन शोर हो रहा था ना केमिकल, तो वैसे ही अगर फूड में एसिड प्रेजेंट है तो उसके एक्शन की वजह से हाइड्रोजन स्वेल हो सकता है। स्प्रिंजर मतलब होता है माइल्ड स्वेल, मतलब हल्का सा स्वेल हो जाता है बोथ एंड्स, मतलब कैन सिलेंड्रिकल शेप का होता है ना, तो ऊपर और नीचे हल्का सा दोनों तरफ हल्का हल्का जो स्वेल आ जाता है वो आ जाता है स्प्रिंजर, उसको स्प्रिंजर कहते हैं, ठीक है। वो हो सकता है फ्लिपर हो सकता है ड्यू टू ओवर फिलिंग और अंडर एग्जॉस्टिंग। अगर हमने ओवर फिल कर दिया है, जैसे कि उसमें एक प्रॉपर आइडियल है ना कि कितना फिल करना है, जैसे 55% फिल करना है, 45% सिरप और ग्राइंडिंग है ना, तो अगर हमने उससे ज़्यादा फिल कर दिया या फिर कम फिल किया है, उसकी वजह से फ्लिपर हो जाता है, या फिर अंडर एग्जॉस्टिंग की वजह से, मतलब एग्जॉस्टिंग जो है वो ढंग से नहीं हो पाई है, एयर रह गई है उसके अंदर, तब फ्लिपर कॉज हो सकता है, ठीक। देन नेक्स्ट है फ्लैट सॉर जो है मोस्टली नॉन एसिडिक फूड में प्रेजेंट होता है, जैसे कि वेजिटेबल, और ये जनरली अंडर स्टेरिलाइजेशन की वजह से होता है, ठीक है। फिर ब्रीदर जो है ये एक वेरी थिन लीक इन कैन वैक्यूम विल ऑलवेज नील, मतलब कि बिल्कुल छोटा सा इसमें लीक हो सकता है, एकदम इतना छोटा कि हम उसको विजिबली देख ही नहीं पा रहे हैं, उसकी वजह से भी कैन्ड फूड जो है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। फिर बस्टिंग ऑफ कैन जो है ड्यू टू एक्सेस ऑफ प्रेशर कॉज्ड बाय गैसेस। अगर बहुत सारी गैसेस उसमें बन गई हैं, टॉक्सिक गैसेस मतलब प्रोड्यूस हो गई हैं, तो उसकी वजह से जो कैन है वो बस्ट हो सकता है, तो ये इसका फिजिकल स्पॉयलेज हो जाएगा, ओके। तो हमने इस वीडियो में क्या कवर किया है, हमने पहले देखा कि कैनिंग होता क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है,
उसके बाद हमने इसकी जो जनरल प्रोसेस है वो पढ़ी, फिर उसकी डिटेल्ड प्रोसेसिंग कैसे होती है वो पढ़ी। उसके बाद हम जो कैनिंग में जो कैन्स यूज़ कर रहे हैं वो कैसी हैं, कितने टाइप की होती हैं वो पढ़ा। उसके बाद जो उसमें मटेरियल, कोटिंग मटेरियल यूज़ हो रहा है जिसको हम लैक्रिंग कहते हैं, वो उसके बारे में हमने पढ़ा। देन हमने स्पॉयलेज पढ़ा कि कैन फूड में क्या क्या स्पॉयलेज हो सकता है। ठीक है, सो हमारा कैनिंग पूरा कवर हो गया है इस वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।